हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ चैप्टर थर्ड इंडियन इकोनॉमी, जो कि चैप्टर्स नेम है एलपीसी इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसको आज हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ में इसकी एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश विद हिंदी के साथ साथ में आपको दूंगा आज इसके 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, जिससे कि आप आसानी से आप इसके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकें और आसानी से कर सकें। तो चलिए अब मैं अब इसको पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ और इसके एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं और लास्ट तक बने रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप समझ लेंगे और इसको आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा आज पॉइंट्स जो है जो कि एलपीजी से रिलेटेड है, और इसका फर्स्ट पॉइंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, ऐसा क्या हुआ कि उस कंडीशंस में स्टूडेंट्स की जो एलपीजी की पॉलिसी लानी पड़ी। जब हमारा देश ना 1991 में क्या हुआ, इंडिया फेस्ड ए सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, द कंट्री हैड वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, और उसमें क्या हुआ कि वॉज नॉट एबल टू रीपे इट्स एक्सटर्नल डेप्ट। जो हमारे एक्सटर्नल डेप्ट होते हैं ना, जो कर्जा हमारे पे होता है, इसको पे करने के लिए इंडिया के पास में इतना पैसा नहीं था कि इसको आसानी से पे कर पाए। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स वर राइजिंग कंटिन्यूसली। जो गुड्स की प्राइजेस थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, एंड इम्पोर्ट्स वर इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट। यानी दूसरे देशों पे हम डिपेंड हो गए थे, दूसरे देशों से हमें माल ज़्यादा मंगवाना पड़ रहा था। इंडियाज इकोनॉमी बिकम अनस्टेबल एंड द गवर्नमेंट हैड टू टेक इमीडिएट करेक्टिव स्टेप। और इस कंडीशंस में क्या होना पड़ा कि गवर्नमेंट को बहुत ही इमीडिएटली करेक्टिव स्टेप लेना पड़ा। और उस टाइम की बात है जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे नरसिम्हा राव थे, और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो 1991 का जो श्रेय जाता है इन्हीं दोनों लोगों को जाता है, जिन्होंने उस टाइम हमारे देश की आर्थिक स्थिति को संभाल लिया। नहीं तो अगर ये ना संभालते तो उस समय हमारे देश की स्थिति और होनी थी। तो क्या कारण थे, 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट हुआ, क्योंकि विदेशी मुद्रा का मीन्स मनी जो थी, इसका जो भंडार जो था, जो स्टोरेज था, वो कम हो गया और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। जब हमारे देश पे जब किसी पे कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है तो क्या कंडीशंस होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे आपने इन पॉइंट्स को, अगर आपका इकोनॉमिक्स क्राइसिस ऑफ क्या था, इसमें आप 3 पॉइंट आप देख लीजिए। क्या है कि हमारा द कंट्री हैड वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड वॉज नॉट एबल टू रीपे एक्सटर्नल डेप्ट। यानी एक्सटर्नल डेब्ट्स को पे करने के लिए इनके पास में कोई पैसा नहीं था। प्राइसेस हाई हो गए, प्राइसेस हाई ऑफ द गुड्स कॉन्टिन्यूसली, एंड इम्पोर्ट्स वर इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट। ये इसका कारण था। इस पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज नंबर वाइज आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज से ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के, इस जो हमारी जो सिचुएशन थी 1991 में, जो हमारी इकोनॉमिक पे 1991 पे संकट आया, वो किन कारणों से आया था, व्हाट वाज देयर दैट रीज़न। उसमें पहला पॉइंट था हमारा हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, और द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग हैवली ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने हमारे देश में इतना पैसा स्पेंड कर दिया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी के जितने वेपन हो गए, सोशल सेक्टर के लिए। तो इसमें क्या रीज़न हुआ, हाउएवर दीज एक्सपेंडिचर्स डिड नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स। जैसे इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और उनसे क्या हुआ, इनको पैसा रिटर्निंग जल्दी नहीं मिला, और लीडिंग टू अ फाइनेंशियल बर्डन। पूरा हमारा देश जो बर्डन में झुक गया, बर्डन हो गया, यानी बोझ बढ़ गया। इसमें सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा था, लेकिन तुरंत इनकम नहीं हो रही थी। और इसमें क्या हुआ
अब देखिए सेकंड पॉइंट इसका, इनसफिशिएंट रिवेन्यू कलेक्शंस, यानी जो रिवेन्यू कलेक्शंस गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो इनसफिशिएंट थी। सेकंड पॉइंट इज हियर, इनसफिशिएंट रिवेन्यू कलेक्शंस, द गवर्नमेंट कुड नॉट जनरेट enough funds from internal sources like taxation. Tax revenue was low compared to rising expenses. यहाँ पे जो पॉइंट्स आया स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। टैक्स रिवेन्यू जो हो गया लो हो गया, और जो एक्सपेंसेस थे गवर्नमेंट के ना वो हाई हो गए, और जब इनकम गवर्नमेंट की कम हुई और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो अब आप जानते हो कि क्या होगा। तो कंडीशंस प्रॉब्लम्स में आ गई। टैक्स से सरकार को जो था, जो इनकम हो रही थी वो इतनी नहीं मिल रही थी कि वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, और इसका क्या हुआ, टैक्स से सरकार को प्राप्त आय नहीं मिल रही थी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पुअर परफॉर्मेंस हुई पब्लिक सेक्टर, यानी जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां लगी थी या इंडस्ट्रीज लगी थी, तो पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज वर नॉट अर्निंग एनफ प्रॉफिट, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, अर्निंग नहीं ले पा रही थी। देयर इनकम वाज टू लो टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए ये एनफ नहीं थी। अब यहाँ पे देख लीजिए मीनिंग, पब्लिक सेक्टर का मुनाफा कम था इसलिए खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर इसके बाद में जब खर्च पूरा नहीं हुआ तो कर्ज की ओर बढ़ गए। राइजिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सटर्नल डेप्ट, यानी क्या हो गया, हम इंपोर्ट्स के सहारे रह गए। क्या हो गया, इंपोर्ट्स बढ़ गया और हमारा एक्सटर्नल डेप्ट भी बढ़ गया, और दूसरी कंट्री से हम सामान मंगाने लगे, हमारे देश से पैसा दूसरी कंट्री को जाने लगा और हमारे सिर पे कर्ज ज़्यादा हो गया। इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, दूसरी कंट्री से सिर्फ माल मंगवा रही थी। विच इंक्रीज्ड फॉरेन डेप्ट, यानी विदेशी कर्ज हम पे बढ़ गया। द बर्डन ऑफ रीपेमेंट बिकम वेरी हाई, और जो हमारा जो रीपेमेंट करना था उसका बोझ हमारे सिर पे ज़्यादा हो गया। इंपोर्ट ज़्यादा होने से विदेशी कर्ज बढ़ गया। ये पॉइंट्स आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशंस का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशंस कब महंगाई होती है, जब किसी हमारे देश में प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वर राइजिंग रैपिडली, मीन्स जो भी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएं, किसी सामान की कीमतें बढ़ जाएं, और तो क्या होगा, विच वॉज नॉट द इकोनॉमिक सिचुएशन, और इकोनॉमिक सिचुएशंस पे इसका अफ जो होगा असर बहुत ज़्यादा होगा। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इसके बाद में क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP नैप, नैप को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नेम से जानते हैं। ये कब आई, 1991 में। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बन जाते हैं। टू ओवरकम द क्राइसिस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991. The main objectives of the policy was to make the Indian economy more competitive, efficient and globally कनेक्टेड। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या था इंडियन इकोनॉमी का, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश को इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना, एफिशिएंट करना और ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड करना। संकट से बाहर निकलने के लिए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। नैप इज़ बेस्ड ऑन 3 मेजर रिफॉर्म्स। इसके जो 3 रिफॉर्म्स किए गए, पहले इसको किस नेम से इसको कह सकते हैं, इसको किया गया LPG के नेम से भी जानते हैं। L फॉर लिबरलाइजेशंस, P फॉर प्राइवेटाइजेशंस, G फॉर ग्लोबलाइजेशंस। इनके बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें अगर केस स्टडीज बनती है आपकी, या फिर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ, यानी लिख पाएँ। अब LPG, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस। अब इसके बाद में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स।
अब देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू long term changes introduced in the economy to remove weaknesses and improve efficiency. These reforms aim to increase competitiveness and productivity in various sectors. इनका जो मेन पर्पस ये था कि हमारे देश में लॉन्ग टर्म चेंजेस को लाया जाए और जो इकोनॉमी की वीकनेस पॉइंट है इनको दूर किया जाए और इम्प्रूव एफिशिएंसी की जाए। और इसका एम था कि हमारा जो देश जो इकोनॉमिक्स का है वो कॉम्पिटिटिवनेस हो और प्रोडक्टिविटी हो वेरियस सेक्टर में। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का मतलब है इकोनॉमी में लंबे समय के लिए सुधार करना, ये इसका मेन पॉइंट्स होता है। अब स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स हैं हम पहला पढ़ेंगे लिबरलाइजेशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स। लिबरलाइजेशंस जब हुआ ना, एलपीजी 3 पॉइंट्स हैं। तो लिबरलाइजेशंस मीन्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड गिविंग फ्रीडम टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिबरलाइजेशंस में जो हमारे देश में जैसे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री लगाना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर कोई भी लगाना चाहता है, तो उसको क्या किया भाई, पहले जैसे लगाने के लिए बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, बहुत रूल्स रेगुलेशन थे, गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया। जब कम कर दिया तो हर कोई आदमी यानी जो भी इच्छुक हो, जिसके पास पैसा हो, वो अपना आसानी से अपनी जो इंडस्ट्रीज लगा सकता है और बिजनेस कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने अपना बिजनेस करने के लिए आगे आए और देश में पैसा आया। जब पैसा आया तो हमारे देश की ग्रोथ हुई। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज कॉम्पिटिशंस एंड इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने लगा, हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जब इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा लगाएगा, तो उसको भी प्रॉफिट होगा और देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी और लोगों को सस्ते रेट से सामान मिलेगा। लिबरलाइजेशंस का मतलब है सरकारी नियंत्रण कम करना, यानी लिबरलाइजेशंस का मीन्स समझ लीजिए कि जो सरकारी नियंत्रण था उसको कम करना और बिजनेस को आज़ादी देना। सरकारी नियंत्रण को कंट्रोल किया और बिजनेस को फ्रीडम किया, यही लिबरलाइजेशंस है। लिबरलाइजेशंस में गवर्नमेंट कंट्रोल कर लिया, यानी गवर्नमेंट्स के जो कंट्रोलिंग सिस्टम थे उसको रिड्यूस किया और बिजनेस को फ्रीडम किया। फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड। और यानी क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी अब एबॉलिश्ड किया गया, इनको कम किया गया, यानी इनमें जो कुछ इंडस्ट्रीज थी उनको जो है लाइसेंस प्रोसेस से बाहर रखा गया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स वर रिड्यूस्ड, और इससे इंपोर्ट्स को क्या पे रिस्ट्रिक्शंस किया गया या इसको कम किया गया। प्राइवेट सेक्टर गॉट मोर फ्रीडम, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम दी गई। कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज इन द मार्केट, और मार्केट में कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा बढ़ा। लिबरलाइजेशन से इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फ्रीडम मिली और कॉम्पिटिशन्स बढ़ा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशंस, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, हमारे देश में एफिशिएंसी बढ़ी। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टिसिपेशंस को बढ़ावा मिला। टू मेक इंडिया इंडस्ट्रीज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, यानी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ग्लोबली मीन्स पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव के रूप में बाहर आई। तो इसके ये बेनिफिट्स हो गए, इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, टू मेक इंडियन इंडस्ट्रीज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट्स बात करते हैं प्राइवेटाइजेशंस। प्राइवेटाइजेशंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को किस में ट्रांसफर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेटाइजेशंस मीन्स यानी जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक कंपनियां थी उसको अपने ओनर को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। इट रिड्यूसेस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज, गवर्नमेंट का रोल कम हो गया बिजनेस एक्टिविटीज में
प्राइवेटाइजेशंस का मतलब है सरकारी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को देना। मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशंस, क्या क्या मेथड्स होते हैं प्राइवेटाइजेशंस के? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी एक तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स, यानी गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल्स कर दे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू प्राइवेट कंपनीज, यानी अपनी जितनी भी ओनरशिप है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दे। एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशंस, क्या होगा भाई? गवर्नमेंट किसी कंपनीज का कंट्रोलिंग सही ढंग से नहीं कर सकती, तो प्राइवेट मैनेजमेंट जो है उसको बढ़िया तरीके से कर लेंगे। बेटर मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, वही फैक्ट्रियों इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। रिडक्शंस इन गवर्नमेंट बर्डन, गवर्नमेंट में बर्डन कम होगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यानी जो क्वालिटीज होगी प्रोडक्ट की वो बढ़िया होगी। हम इसमें क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन से कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, यानी प्राइवेटाइजेशन में कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बढ़िया क्वालिटीज के प्रोडक्ट आएंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई? लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो लोग सरकारी कंपनियों में काम कर रहे थे तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में लॉस हुआ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से एम्प्लॉयज रखेगा और गवर्नमेंट में उनको जो जॉब मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर फोकसेस मोर ऑन प्रॉफिट देन वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर किसका लिए फोकस करता है? सिर्फ उसको प्रॉफिट से मतलब है, उसको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ग्लोबलाइजेशंस, एलपीजी का थर्ड पॉइंट ग्लोबलाइजेशंस। ग्लोबलाइजेशंस मीन्स इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी किससे टक्कर करेगी भाई? वर्ल्ड इकोनॉमी में। इट अलाउज फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशंस। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है भारत को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना, यानी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी को किससे जोड़ देना? पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उससे जुड़ जाएंगे। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, इसमें क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एनकरेज, यानी जो फॉरेन जो लोग हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई को इनकरेज होगा। ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस, यानी जो व्यापार करने से संबंधित जो भी बैरियर्स है, जो रुकावटें हैं वो कम होंगी। इंडियन कंपनीज स्टार्टेड कंपीटिंग ग्लोबली, यानी इंडियन कंपनी जो स्टार्टेड अपना कंपीटिटिंग ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस कर सकेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्रीज, टेक्नोलॉजी आसानी से एक दूसरे देश में ट्रांसफर हो जाएंगी। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजिंग होगी। बेटर टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न प्रोडक्शंस, और बेटर टेक्नोलॉजी होगी, मॉडर्न प्रोडक्शंस होगा। मोर चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स की चॉइसेस होंगी। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमी मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनेगी। जब हमारे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड को हम टचिंग करेंगे तो हमारी जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस टफ कॉम्पिटिशन्स, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगी वो फॉरेन में कॉम्पिटिशन्स नहीं कर पाएंगी। इनक्वलिटी में इंक्रीज, यानी गरीब और ज़्यादा गरीब और अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज में राइज, यानी फॉरेन कंपनीज पे हम लोग डिपेंड ज़्यादा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट से बात करते हैं डिमोनेटाइजेशंस। डिमोनेटाइजेशंस रेफर्स टू द विड्रॉ ऑफ ओल्ड करेंसी नोट्स एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू करेंसी। इंडिया फेस्ड डिमोनेटाइजेशंस इन 1978 एंड 2016। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं जो डिमोनेटाइजेशंस का मीन्स क्या होता है ना, जैसे कहते हैं नोटबंदी। हमारे देश में जब भी जो करेंसी होती है, करेंसी के नोट को जब चलन से बाहर निकाल लिया जाता है उसे डिमोनेटाइजेशंस कहते हैं। इंडिया में कब इसने डिमोनेटाइजेशंस को फेस किया? ये 1978 एंड 2016, लेकिन इससे पहले
फर्स्ट टाइम 1946 में हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब क्या किया था, कौन से नोट निकाले गए थे, 1000 एंड 10,000 रुपीज के नोट जो थे करेंसी से बाहर निकाल लिए गए थे। फिर दूसरी टाइम 1978 में हुआ, सेकंड टाइम, तब 1000, 5000 और 10,000 के नोट निकाले गए। अभी हाल ही में 2016 में 8 नवंबर को, यानी जो थर्ड नोटबंदी हुई, रात को मोदी जी ने ये घोषणा कर दी कि यहाँ पे जो चलने वाले नोट 500 और 1000 के नोटों को बंद किया जाता है। तो इसे हम लोग नोटबंदी के नेम से जानते हैं। डिमोनेटाइजेशन का मतलब है पुराने नोट्स बंद करके नए नोट लाना, और पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करके कौन से नोट लाए गए थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे क्या फायदा होगा, ऑब्जेक्टिव्स, इससे टू कंट्रोल ब्लैक मनी कंट्रोल होगी। जिन्होंने बोरे भर के पैसे रखे थे उनके लिए अफरा तफरी मच गई कि भाई अब क्या करें, हम नोट चेंज करें, कैसे करें। टू स्टॉप करप्शन को रोकने के लिए। टू प्रिवेंट फेक करेंसी, जो हमारे देश में फेक करेंसीज आ जाती है उसको रोकने के लिए। टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, देश को कैशलेस इकोनॉमी के लिए प्रमोट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। GST is a single indirect tax system levied on goods and services across India. It is known as one nation one tax. GST का मतलब है कि एक ही टैक्स जो पूरे देश में लागू होता है। GST का मतलब पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, अब पूरे देश में एक ही टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पे सेम लगता है, यानी वन नेशन वन टैक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST, यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, यानी बहुत सारे जो टैक्सेस को रिमूव किया गया। इजी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स हो गया। अब इसके बारे में अब थोड़े से आगे मैं बढ़ता हूँ, जो कि इससे रिलेटेड अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, जिससे कि ये चैप्टर आपके माइंड में एकदम बैठ जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वे जरूर कर दें। The LPG, summary of LPG reforms. The LPG reforms introduced in 1991 were aimed at improving India's economic conditions, liberalizations, reduced restrictions, privatization, encouraged private ownership, and globalizations connected India with the world economy. These reforms helped India achieve higher growth and modernizations. इससे क्या हेल्प हुई, हमारे देश में हायर ग्रोथ हुई और मॉडर्नाइजेशन हुआ। LPG रिफॉर्म ने भारत की इकोनॉमी को ओपन और स्ट्रांग बनाया। अब इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, वन लाइनर, और इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। LPG रिफॉर्म स्टार्टेड इन 1991 एंड NAP इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991. Liberalizations means reducing restrictions. Privatizations means transfer to private sector. Globalizations means integrations with world economy. इनमें से इनसे रिलेटेड पॉइंट आए तो इन्हीं को आपको टिक करना होगा। GST stands for Goods and Services Tax. Demonetizations means withdrawal of old notes. Main reason for 1991 crisis was low foreign exchange reserve. IMF loan was taken during economic crisis. Public sector income was low. अब स्टूडेंट्स वन लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर। LPG reforms were introduced in India which year? 1991. NAP stand for New Economic Policy. Why did India face an economic crisis in 1991? India faced crisis due to low foreign exchange reserve and high external debt. यानी क्या कारण था उसका? लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी और हाई एक्सटर्नल डेट। What was the main reason for low foreign exchange reserve in 1991? The main reason was more imports than exports. What is meant by liberalizations? Liberalizations means reducing government restrictions on business. What is meant by privatizations? स्टूडेंट्स बने रहिए, जल्दी ही ये वीडियो खत्म होने वाली है और ये पॉइंट नोट जरूर कर लीजिए। प्राइवेटाइजेशंस मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशंस में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट्स की ओनरशिप थी वो किस में चेंज हो गई, प्राइवेट सेक्टर में। व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशंस? ग्लोबलाइजेशंस मींस इंटीग्रेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। विच पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991?
new economic policy was introduced? Name the three main pillars of NEP. LPZ, liberalization, privatizations, and globalizations. What is the full form of IMF? IMF stands for International Monetary Fund. What is disinvestment? Disinvestment means selling government shares in public sector enterprises. What is the main objectives of liberalizations? The objective is to increase competitions and efficiency. Competitions को बढ़ाना और efficiency में सुधार लाना. Which sector got more freedom under liberalizations? Private sector. ठीक है. What does FDI stand for? Foreign direct investment. What is the meaning of structural reforms? Structural reforms are long-term changes to improve the economy. What is demonetizations? Demonetizations means withdraw of old currencies notes. In which years did demonetizations happen in India? Major demonetizations happened in 2016. And what was the main objectives of demonetizations? The objectives was to control black money and corruptions. What is GST? GST is a single indirect tax on goods and services. Why is GST called one nation one tax? Because it provides a uniform tax system across India. तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का ये लास्ट पॉइंट था, और जिन्हों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और इसके बाद में मैं आपके पास लेके आऊँगा चैप्टर 4, और बने रहिए रेगुलर। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और आप इसको ईजी तरीके से अपने नोट्स को लिख सकते हैं। और इसी चैनल पे आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस की वीडियो मिलेंगी, और इनको आप नोट कर लीजिए बहुत ही आसानी तरीके से। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।